नमस्कार मेरे अजीज दोस्तों, मैं सौरभ कुलश्रेष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं कि फिट विद डॉक्टर अलका से हम सबके यूट्यूब चैनल में। वैसे तो मेरा किरदार पर्दे के पीछे का है, पर आप सबके प्रश्नों की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी डॉक्टर साहिबा ने मुझको दी है। आप सभी लोग अपने प्रश्नों को हमारी ईमेल आईडी पर पूछ सकते हैं, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। डॉक्टर साहिबा ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय जनहित में देने का हमसे वादा किया है, तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं इस दौरे प्रश्न को। आज का हमारा विषय गर्भ अवस्था में महिलाओं को योगासन से क्या लाभ है। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा योगा की जानकार डॉक्टर अलका सेन जी। डॉक्टर अलका सेन जी, आपका स्वागत। डॉक्टर साहिबा, सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा कि गर्भावस्था में स्त्रियों को किन किन परेशानियों से गुजरना है। बहुत ही सामान्य प्रश्न आपने किया। गर्भावस्था विवाह उपरांत हर महिला के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति का आनंद देती है, परिवारजनों को भी और उसके मन को भी। लेकिन गर्भकाल को कंटिन्यू करने के लिए शरीर में कुछ ऐसे प्रेगनेंसी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि देखा जाए कि इमोशनल भी चेंजेस लाते हैं। ये जितने भी चेंजेस होते हैं ये फिजियोलॉजिकल हैं, नेचुरल हैं, और इन सब चीज़ों के चलते चलते कभी कभी किसी महिला को अवसाद भी होता है, क्योंकि वो इन सारे परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाती है। और इसकी वजह से जो उसके मन में तमाम प्रश्न होते हैं वो उसके शरीर पर कुछ दुष्प्रभाव डालते हैं, और महिला का इस प्रकार का दुष्प्रभाव होना गर्भस्थ शिशु को भी दुष्प्रभाव देता है। मैडम, मैंने देखा है कि लोग इस समय में गर्भवती महिलाओं को योगा करने की सलाह देते हैं, और योगा करने की सलाह देना कहाँ तक सही है, और अगर सही है तो उसके क्या लाभ हैं? बहुत ही अच्छा और बहुत ही सामायिक प्रश्न है, क्योंकि ये आजकल बहुत जागरूकता है योग के प्रति बहुत ही जागरूकता। योग अपने आप में एक बहुत ही संपूर्ण प्रक्रिया है जो कि आपके मन को, आपके शरीर को, आपके उठने वाली तमाम विचारों को शांत करती है, रक्त का संचार करती है, आपके मसल्स को पूरी तरह से सशक्त बनाती है। लेकिन यदि हम योग का दुरुपयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी गर्भस्थ महिला कभी भी कोई योग की सोचती है तो उसको सबसे पहले अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। और जब स्त्री रोग विशेषज्ञ उसको ये बता देते हैं कि आपका शरीर इस अवस्था में योग करने लायक है, तो उसको किसी योगाचार्य के निर्देशन में ही योग करना चाहिए। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर आपने कहती तो मैं भी इसको जोड़ता जरूर कि बिना एक्सपर्ट की सहायता के आप योग आसन वगैरह ना करें, क्योंकि योग, मैंने जैसे बताया कि योग का दुरुपयोग यदि किया जाए, अगर हो जाए, तो वो हमारे शरीर को हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बहुत तरीके से दुष्प्रभाव करता है। हालांकि इस बात पे मैं आपकी बिल्कुल एग्री करती हूँ कि गर्भकाल के दौरान यदि योग ठीक से तरीके से किया जाए तो वो गर्भस्थ महिला के लिए और उसके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अच्छा मैडम, जैसे योग वगैरह हम करते हैं तो किन किन बीमारियों में गर्भवती महिलाओं को योग अवॉइड करना चाहिए, और या किसी और प्रकार का व्यायाम भी अवॉइड ही करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली तो यदि देखा जाए दो प्रकार की महिलाएं होती हैं। एक वो महिला जो शुरुआत से ही व्यायाम कर रही हैं, योग कर रही हैं, उनका शरीर अपना योग के लिए और एक्सरसाइज के लिए पहले से ही प्राइम्ड है। ऐसी महिलाओं को हल्का फुल्का योग किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए हम स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं कि योग ही नहीं बल्कि कोई भी किसी भी प्रकार की स्ट्रेन एक्सरसाइज भी न करें। जैसे कि हार्ट डिजीज़ में नॉर्मली भी अगर हम स्ट्रेस लेते हैं
तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड प्रेगनेंसी विद हार्ट डिजीज इज अगेन a double stressed condition. Hypertension because of pregnancy, and एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें कि रक्तस्राव गर्भकाल में कभी भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में ऑल द एक्सरसाइजेज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन फिर भी ये बताना आपको चाहूँगी कि योग एक ऐसी संपूर्ण क्रिया है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, कि इसमें सिर्फ हाथ पैर का हिलाना, मसल्स को इधर उधर कर देना ही नहीं, बल्कि इसमें मेडिटेशन वगैरह वो सब मेरे ख्याल से कर सकते हैं। इसमें प्राणायाम भी है। तो इसमें आपके शरीर को स्ट्रेस नहीं बल्कि रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो हम हार्ट डिजीज के केसेस में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मतलब योग आसन प्रॉपर नहीं करने होते। हाँ, टोटल मिला के यदि देखा जाए तो हम हर अवस्था में हर चीज कर सकते हैं, लेकिन एक कुशल निर्देशन के अंदर कर सकते हैं। जी। गर्भ अवस्था में गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु पर योग का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, गर्भस्थ शिशु पर और गर्भवती महिला पर योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम योग की बात करें तो योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि गर्भकाल के दौरान मुख्यतः 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि आसन, प्राणायाम और ध्यान। इन 3 चीज़ों का यदि हम सदुपयोग करें और कुशल निर्देशन में यदि हम इन सब चीज़ों को करें तो हमारी महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आसन में हम पॉस्चर करते हैं। पॉस्चर का मतलब ये है कि मुद्राएं बनती हैं, उसको हम बैठकर, खड़े होकर और लेटकर करते हैं। और ये कई प्रकार के आसन होते हैं जिससे कि हमारी मसल्स के अंदर रक्त का संचार बढ़ता है, उनकी अंदर मजबूती बढ़ती है और उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो रक्त का प्रवाह बच्चे के अंदर जाता है वो किसी भी मेडिसिन के से कहीं बढ़कर है। कोई भी दवाई, कोई भी चीज़ इतना अच्छा कार्य नहीं कर सकती जितना कि ये नेचुरल आसन की क्रिया से हम बच्चे को प्रदान कर सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के समय में हम अपने फेफड़ों की मजबूती को बढ़ाते हैं। उस समय में हम श्वास को अंदर लेना, श्वास को बाहर निकालना और होल्डिंग कैपेसिटी, कि हमारे अंदर कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। तो जो हमारे लंग्स फूलते हैं और वो थोड़ी देर तक फूले रहते हैं, फिर उसके बाद वो पिचकते हैं, यानी कि जब वो फूलते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब हम उसे होल्ड करते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर में हमारे रक्त का संचार होता है। और जब वो पिचकते हैं तो हमारे शरीर से सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उसको एक्सपिरेशन कहते हैं। और एक्सपिरेशन के समय में फोर्सफुल एक्सपिरेशन करते हैं, जिससे हमारे शरीर की सारी गंदगी, सारी खराब वायु बाहर निकलती है। तो दैट इज अ वेरी गुड मोड ऑफ ऑक्सीजनेशन। जब ये ऑक्सीजनेशन किसी भी गर्भवती महिला के अंदर पहुंचता है तो उसके शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है वो बहुत ही प्योर होता है और यही रक्त संचार बच्चे के अंदर जाता है और उस बच्चे को भी वो पौष्टिक आहार मिलते हैं जो कि उसको नॉर्मल तरीके से नहीं मिल पाते। और तीसरी चीज है ध्यान। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। हम अपने सारे नर्व्स, सारी इधर उधर के विचार, कुविचार, इधर उधर की समस्याएं, उन सब चीजों से मुक्त होकर एक अपने आप को, मन को शांत करते हैं, जिससे हमारी तमाम इमोशनल
जो हम लोगों के डिस्टर्बेंसेस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो सब कूल डाउन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और उस समय में हम एक ऐसी चीज का मनन करते हैं जो कि हमको एक सकारात्मक ऊर्जा देती है। और ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के लिए और सर्टेनली हमारे गर्भस्थ शिशु के लिए वरदान साबित होती है। तो अगर देखा जाए तो गर्भस्थ शिशु के लिए, गर्भवती महिला के लिए योग एक वरदान है। अच्छा, अब मेरा इस चर्चा का आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपको देर हो रही होगी, मैंने देखा आपका फ़ोन भी आया था बीच में, तो आखिरी प्रश्न ये है कि कौन कौन से योग आसन गर्भावस्था में महिलाओं को करने चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर तो 1 मिनट में क्या, प्रश्न पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको दे दूं। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ ऐसे टोटल यौगिक क्रियाएं हैं जिसमें हम, एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में हम पेशेंट की जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स है, फेफड़े की जो फुलाने की और पिचकाने की जो शक्ति होती है, तो उसको हम बढ़ाने की एक्सरसाइज। आप कार्डियो को भी कंसीडर करते हैं? नो, कार्डियो को नहीं कर रहे हैं। नो, कार्डियो इज समथिंग डिफरेंट है, और यौगिक क्रिया इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, तो यौगिक क्रियाओं में जो सांस लेने के जितने भी हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका मैं डिस्कशन आपको अगले अंक में जरूर बताऊंगी कि किस तरह के से ये सब चीज़ें की जानी चाहिए। तो कुछ एक्सरसाइज ये हैं और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनमें कि हमारी पेल्विक और एब्डोमिनल मसल्स इस्तेमाल होती हैं। तो जो पेल्विक और एब्डोमिनल मसल्स जिनमें, उनको हमें स्ट्रेंथन करना होता है, उन मसल्स को हमें वो मजबूती देनी होती है, क्योंकि उस समय, जिस समय डिलीवरी हो रही होती है, उस समय में हमको इन्हीं मसल्स का प्रयोग चाहिए। तो ये स्ट्रेंथन होनी चाहिए और हमारे फेफड़ों में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपने सांस को रोक सकें और प्रेशर दे सकें। सो दीज आर सम एक्सरसाइजेस जो कि पर्टेनिंग टू ऑल दीज थिंग्स, वो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम योग के द्वारा आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सब कर सकते हैं। और इनके डिटेल के लिए मैं समझती हूँ कि हम अगले अंक में बात करें। हाँ, वो मैंने ईमेल आईडी दे दी है, तो दर्शक आपको वहाँ से कुछ प्रश्न अपने भेज सकते हैं। आप लोग सभी स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पे ज़रूर भेजें ताकि हम अगले अंक में उन्हें शामिल कर सकें। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। इस प्रश्नोत्तरी चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।